हेलो फ्रेंड्स, कल हम आपको एविडेंस एक्ट पढ़ा रहे थे। उसमें हमने आपको कुछ पार्ट्स पढ़ा दिया था, उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने आपको द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पढ़ाया था। उसमें हमने आपको बताया था कि ये इनैक्ट कब हुआ था। इनैक्ट हुआ था ये 15 मार्च 1872 को। हमने आपसे बताया था ये फोर्स में कब आया था। 1 सितंबर 1872 को। हमने बताया था ड्राफ्ट किसने किया था, सर जेम्स स्टेफन ने। और हमने आपसे बताया था कि ये जो द इंडियन एविडेंस एक्ट है इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें 167 एक्ट्स हैं, जिसमें 1 से 166 तक इसके बारे में बताया गया और 167 इसका अपवाद है। और हमने आपको बताया था कि इसमें प्रिजम्प्शियो जूरिस एंड प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस दोनों को शामिल किया गया है। और हमने आपको लास्ट में बताया था द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो बेस है वो लेक्स फोरी है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है कि एविडेंस के जो भी क्वेश्चन जहाँ एराइज होंगे उस स्थान के विधि के अनुसार वहीं निश्चित किए जाएंगे। ठीक है, फिर हमने आपको तीनों पार्ट में डिवाइड करके बता दिया था कि ये कौन कौन सा सेक्शन किस में रहेगा। उससे आगे बढ़ते हैं। तो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, आज हम आपको बात करेंगे पार्ट 1 का। पार्ट 1 में हमने आपसे कहा था 2 अध्याय को लिया गया है, जिसमें हम आज केवल एक अध्याय का बात करेंगे। इसमें 1 से लेके सेक्शन 4 तक का बात किया गया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 में सार टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सार टाइटल यही है द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसका जो एक्सटेंड है, अब पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर तक इसका विस्तार नहीं था, लेकिन अब इसका विस्तार होल इंडिया पे हो गया है। ठीक, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। बच्चों, इसका कमेंसमेंट हमने आपको बता दिया था कि फोर्स में कब आया था। आज फिर से लिख दे रहे हैं 1 सितंबर 1872। इसमें और ये बताया गया है कि एविडेंस एक्ट का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और कहाँ इसका यूज़ नहीं होता है। तो दोस्तों, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का प्रयोग सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग में होता है। ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसका प्रयोग ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग में होता है। इट्स अप्लाई ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक, इट्स अप्लाई ऑल जुडिशियल इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन कुछ जगह इसका प्रयोग नहीं होता। कहाँ कहाँ नहीं होता है? जो आर्मी एक्ट्स होते हैं, आर्मी एक्ट्स, जैसे उनका आर्मी एक्ट के अंतर्गत आता है नेवल का आता है, इंडियन नेवी का आता है और एयरफोर्स का आता है। तो उनके एक्ट्स में इसका प्रयोग नहीं होता है। और कहाँ नहीं होता है? इसका प्रयोग किसी भी ट्रिब्यूनल जो बने होते हैं उसमें नहीं होता है। और जो कोर्ट के सामने लोग एफिडेविट्स जमा करते हैं, एफिडेविट्स, उसमें इसका प्रयोग नहीं होता है। एक जगह और नहीं होता है, वो लोग नहीं, जो कुछ लोग मध्यस्थता करते हैं, आर्बिट्रेटर जो होते हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोसीडिंग की जाती है उसमें भी इसका नहीं होता प्रयोग, आर्बिट्रेटर। ये सब दोस्तों सेक्शन 1 में ही बता दिया गया। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बेयर एक्ट नहीं लिखवाने आया हूँ, ना ही कि बेयर एक्ट के एक एक वर्ड मैं आपको यहाँ लिखूँगा या फिर मैं एक एक वर्ड पढ़ूँगा। मैं यहाँ आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताने आया हूँ, जिससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, हम केवल वो पार्ट्स पढ़ाएंगे।
क्योंकि जिससे आपको कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अभी आगे है बिहार का APO है, जे है, फिर यूपी का भी APO जे आएगा, तो उसके लिए जिससे आपको आसानी हो जाए किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि मेन उद्देश्य मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि हम आप एग्ज़ाम को कैसे आसानी से क्रैक कर जाएँ, कैसे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो हम आपको वही बताएं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहाँ लागू नहीं होता है, ये 3 पार्ट हो गए लागू होता है, कहाँ लागू होता है, तुमने ये बता दिया कहाँ लागू होता है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 2 जो इसका है उसको रिपील कर दिया गया, निषेध कर दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शन 2 को रिपील कर दिया, उसके बारे में कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेक्शन 2 रिपील। ठीक, अब बात आती है सेक्शन 3 की। दोस्तों सेक्शन 3 जो है इसमें बहुत सारे वर्ड लाइक टर्म्स को इसमें डिफ़ाइन किया गया है। कोर्ट, फैक्ट और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको इसमें डिफ़ाइन किया गया है। रिलेवेंट फैक्ट्स, फैक्ट इन इशू, फिर डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव। तो हम आपको एक एक करके सब बता दे रहे हैं। हमने पहले बोल दिया हम बेयर एक्ट्स नहीं पढ़ेंगे। बेयर एक्ट्स आपके पास होगा, आप पढ़ लीजिएगा। हम आपको बस एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से बनते हैं हम आपको वो बताएंगे। जैसे क्वेश्चन एक बनता है कि न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो हम आपको ये नहीं लिखेंगे कि न्यायालय क्या है, हम बस वो बता दे रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन जो बनता है वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो कोर्ट इंक्लूड करता है ऑल जजेस, ऑल JUD जजेस and also all magistrate and magistrate and all person legally authorized to take evidence, जो लोग अथराइज किए जाते हैं किसी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। एंड ऑल पर्सन लीगली अथराइज्ड टू टेक एविडेंस, पर्सन्स लिख चुके हैं, ऑल पर्सन्स लीगली अथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो दोस्तों ये सब कोर्ट के अंदर आते हैं। और फिर यहाँ फिर इसमें बता दिया गया है क्या नहीं आते। हमने आपसे कहा था जो आर्बिट्रेटर होते हैं, जो मध्यस्थता करते हैं, वो इसमें नहीं आते हैं। तो ये आर्बिट्रेटर के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, अब हम आपको फैक्ट और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन इशू, फैक्ट रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट को आप लिख सकते हैं RFI, ROF, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, क्योंकि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हमने आपको पढ़ा ही दिया था। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट और फैक्ट इशू। ठीक, फैक्ट वो चीज़ होती है, ध्यान से समझिएगा, जिसे हम क्या करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, अपनी जो पांचों गिरिंदियाँ उससे छू के महसूस करते हैं, वो चीज़ें होती हैं फैक्ट। जैसे हम कोई चीज़ सुनते हैं या जानते हैं, समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, हम जिसे अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा छू के बोधगम होते हैं या जान जाते हैं, वो होती है आपका फैक्ट। वो सारी थिंग्स जिन्हें हम एहसास करते हैं, देख सकते हैं, वो सब होती है फैक्ट। अब रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होता है जो एक, जैसे कि कोई भी घटना होती है तो उसके बाद उससे एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाती है, ये ऐसे जुड़ते ये ऐसे बन जाती है। तो इसको बोलते हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। या यूँ बोले ये एक माला होता है, एक गुच्छा होता है, मतलब इसका एक चक्र होता है, ऐसे ऐसे एक से एक ये
जुड़ता जाएगा। तो ये आपका होता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, एक के बाद एक इससे जुड़ते जाएंगे। ठीक, अब बात आती है, और हाँ, जो ये फैक्ट होता है ये केवल फिजिकल नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ों को भी फैक्ट कहते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्ट हो गया, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हो गया। बात करते हैं फैक्ट इन इशू की। तो फैक्ट इन इशू वो होता है जिससे कि कोई फाइल होती है, जब केस करते हैं तो पता चलता है जिस नाम से वो फाइल जानी जाती है, जिस नाम से वो केस को जाना जाता है, वो होता है फैक्ट इन इशू। जैसे कि क्या होता है कि कोई केस होती है, मर्डर के केस है, या किसका केस है, चोरी का केस है, मतलब जिस नाम से फाइल होती है, या यूँ कि जिस नाम से जजमेंट देता है, वो होता है फैक्ट ऑन इशू। लाइक मर्डर, चोरी, etc, बहुत सारे केस जिस पर मतलब जजमेंट तो देता है, वो होता है आपका फैक्ट ऑन इशू, विवादक तत्व। इसको हिंदी में बोलते हैं विवादक तत्व। इसमें क्या करता है, एक पक्षकार किसी चीज़ को अपना बात को रखता है, दूसरा उसे स्वीकार करे या तो मना कर दे। आफ्टर ऑल एकदम सिंपल वे में समझ जाइए कि जिस नाम से वो फाइल आगे बढ़ती है, केस होता है, उसी को बोलते हैं फैक्ट इन इशू। आप अपने सार्टिफिकेट के लिए लिख लीजिए मर्डर, या फिर थेफ्ट, या और भी कुछ लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट, कौन कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट में हो सकती है? तो डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ होती हैं जो रिटन में दी गई हो, रिटन डॉक्यूमेंट, वर्ड पैड्स पे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, या फिर किसी पत्थर या फिर मेटल पे जो इंस्क्रिप्टेड होता है, जो खुदाई होती है, वो भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। मेटल या फिर स्टोन पे खुदाई हुई रहती है, वो डॉक्यूमेंट में आता है। और इंस्क्रिप्शन जो कुछ लिखा होता है, तो सबको पता होगा कोई लिखी हुई चीज़ वो डॉक्यूमेंट आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं, लेकिन हाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ फ़ोन कॉल्स की जो रिकॉर्डिंग होती है वो डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। ठीक है, राइटिंग डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, मैप, etc, सब डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है। क्योंकि सेक्शन 3 में एविडेंस को भी डिफाइन किया गया है, इंडिया के बारे में भी डिफाइन किया गया है, वो दोनों आप बेयर एक्ट से पढ़ लीजिएगा। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेक्शन 3 का बताने चल रहे हैं उसको ध्यान से आप देखिएगा। दोस्तों, ये हम सेक्शन 3 के बाकी जो 3 बताने जा रहे हैं, प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव, इसी के साथ हम सोच रहे हैं आपको बता दें सेक्शन 4 की कुछ चीज़, क्योंकि उससे हम आपको को रिलेट करके कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जो ट्रिकी वे में आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो हम इसको भी सोच रहे हैं इसी वक्त लिख लें। सेक्शन 4 का मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव, दोस्तों क्या होता है कि जो ये सेक्शन 3 का ये भाग है और सेक्शन 4 का ये भाग है, आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर इसको हम दिल कहें, हार्ट कहें, तो ये हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, ये आपका ब्रेन है और ये आपका हार्ट है। बॉडी में कैसे हार्ट और ब्रेन काम करता है, इससे आप लोग भली भात से परिचित होंगे। ठीक है, तो आपको बता रहे थे प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव। क्या होता है प्रूव्ड, क्या होता है डिसप्रूव्ड, क्या होता है नॉट प्रूव्ड। दोस्तों नीचे से शुरू करेंगे बताना। नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड वो होता है जो नाइदर प्रूव नॉट डिसप्रूव्ड,
नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। ठीक है, ये होता है आपका नॉट प्रूव्ड, नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। तो ये एक ऐसा है, इसके बारे में अभी तक ना तो इसको प्रूव किया जा सका है और ना ही ये प्रूव किया जाएगा। ठीक है, जिसे ना तो साबित किया गया है और ना ही साबित हुआ है, वो आपका हो जाएगा नॉट प्रूव्ड। अब हम बात करेंगे डिसप्रूव्ड बारे में। डिसप्रूव वो होता है कि सिंपल से मान लीजिए जिसको कोर्ट मतलब मान लीजिए कि ये एग्जिस्ट में है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट। डिसप्रूव्ड क्या होता है, मान ले कोर्ट इसको मान ले कि ये एग्जिस्ट में है ही नहीं, तो आपका ये पार्ट हट गया, अब आपका ये हट गया कि ये एग्जिस्ट है ही नहीं, मतलब अस्तित्व में है ही नहीं, वो आपका हो जाएगा डिसप्रूव। तो डिसप्रूव्ड हो गया जिसमें कोर्ट को ये बिलीव हो जाए कि ये चीज़ एग्जिस्ट में है ही नहीं, तो वो हो जाएगी प्रूव्ड नहीं हुआ, मतलब डिसप्रूव्ड। मीन्स कोर्ट को ये बिलीव हो जाए, कोर्ट बिलीव दैट कोर्ट को विश्वास हो जाए डज नॉट एग्जिस्ट इसको साफ से लिख दे रहे हैं, यहाँ वो हो गया, इसको साफ से लिख दे रहे हैं। ठीक है, कोर्ट बिलीव कर ले इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो जब नॉट प्रूव हो गया, डिसप्रूव हो गया, अब जो बचेगा जिसको कोर्ट प्रूव कर दे कि ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग या इसके बेस पे जजमेंट होगा, उसी को कहेंगे प्रूव। जब कोर्ट सारे मैटर्स को कंसीडर करने के बाद जिस चीज़ को एग्जिस्ट मान लेता है, वो हो जाता है आपका प्रूव। तो ये हो गया था नॉट एग्जिस्ट और ये हो जाएगा एग्जिस्ट, जिसको कोर्ट एग्जिस्ट मान ले या बिलीव कर ले। ठीक है, हमने आपसे कहा था हम आपको डायरेक्ट नहीं लिखवा रहे हैं, आपको बस ट्रिकी वे में बताएंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, अब सेक्शन 3 खत्म। अब हम बात करते हैं इसके हार्ट की। ब्रेन की बात हमने बोल दिया, अब बात करते हैं हार्ट की। क्या होता है कंक्लूसिव प्रूफ, सेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम। सिंपल सा है, जब सेल प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम हो जाता है तब समझ लो बेल मिल जाती है। अब हम आपको बताते हैं कौन क्या होता है कैसे। ठीक, तो सेल प्रिज्यूम वो होता है जब कोर्ट ये मान लेता है सेल्फ रिगार्ड सच फैक्ट प्रूव्ड अनलेस इट अंटिल इट इज ए डिसप्रूव। जब तक इसे डिसप्रूव ना किया जाए उसको कोर्ट मान ले कि ये प्रूव हो गया है, तो इसे कहते हैं सेल प्रिज्यूम। और सेल प्रिज्यूम जब मे प्रिज्यूम में कन्वर्ट हो जाता है तब हमें क्या हो जाता है, बेल मिल जाती है। इसे आप समझ लीजिए। ठीक, आपका मे प्रिज्यूम होता है कोर्ट जब प्रिज्यूम कर ले कि रिगार्ड सच फैक्ट प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट डिसप्रूव कॉल प्रूफ इट। तो सेल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम में बस इतना अंतर होता है। जब आपका सेल प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि अब आपको बेल मिल जाएगी। ठीक, अब हम आपको बात करते हैं कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है। कंक्लूसिव एविडेंस वो एविडेंस होता है जो मतलब किसी मतलब जिसमें कोई विवाद ना हो, जिसमें कोई कंट्राडिक्ट ना हो। कंक्लूसिव एविडेंस इज, ये लिख दे रहे हैं हम, कंक्लूसिव evidence is evidence that is conclusive evidence is evidence that cannot be contradicted by any other evidence तो ये होता है आपका कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, और कंक्लूसिव एविडेंस हिंदी में बोले तो वो होता है जब इसे साबित मान लिया जाता है और इससे जितने भी मतलब साक्ष्य एविडेंस होते हैं उसके इसी के अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा कि इसी बेस पे वो सब भी साबित हो जाएंगे। तो ऐसे एविडेंस को हम क्या बोल देते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस। तो ये हो गया आज आपका पूरा पार्ट 1 का चैप्टर 1 समाप्त। इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं
सारे क्वेश्चन लगभग इसी से ऐसे ही बने। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। और हाँ, जो भी आपको लगे कि जिसमें भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको लगे कि कुछ मैंने गलत बताया है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, या आप सजेशन दे सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।